Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So today we are going to start class 6th geography lesson number 2, globe, latitudes and longitudes. So let's start our lesson. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. जैसे कि आपने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारा अर्थ है प्लैनेट वो स्फेरिकल शेप का नहीं है पूरी तरह से. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ग इन द मिडल. ये साउथ और नॉर्थ पोल में थोड़ा सा फ्लैट है और बीच में से फूला हुआ है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये एग्जैक्टली दिखता कैसा है हमारा प्लैनेट. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. तो आप अपने क्लासरूम में आपने कभी देखा हुआ ग्लोब रखा हुआ तो आप उसे देखकर इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक्चुअल में कैसा दिखता है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल या कहें कि मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो जो ग्लोब होता है वो एक मिनिएचर फॉर्म है या एक छोटा सा रूप है हमारी धरती का कि हमारी धरती एक्चुअल में दिखती कैसे है. ग्लोब में बी of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो ग्लोब कई तरह के होते हैं. कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम इजीली कैरी नहीं कर पाते. कुछ ग्लोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पॉकेट ग्लोब्स कहते हैं. छोटे छोटे ग्लोब्स होते हैं जो इजीली कैरी हो जाते हैं. कुछ होते हैं बलून ग्लोब्स. तो जो ये इस तरह के ग्लोब होते हैं वो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से फ्लैटन नहीं होते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता है किसी भी पोजीशन पे या कहीं किसी भी अपने आधार पर. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर्स व्हील इज़ रोटेटेड. ये अपने जो उसका बेस होता है उस पर वो घूमता रहता है. जैसे कि जो एक बर्तन बनाने वाला पोर्टर होता है उसका जो व्हील घूमता है उस तरह से ग्लोब भी घूमता रहता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज़. तो हम ग्लोब पर एक्यूरेट साइज़ देख पाते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी कंट्री का या कहीं किसी भी ओशन का. तो इन सब चीज़ों का हमें जो एक एग्जैक्ट साइज़ होता है वो हम इजीली ग्लोब पर देख पाते हैं. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. तो किसी भी एक प्रॉपर लोकेशन को एक स्फेरिकल शेप पे दिखाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा टफ होता है. ना द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम इस पर अपना कोई भी जगह किस तरह से दिखा सकते हैं. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो इसके लिए हमें कुछ लाइनों की या कुछ सर्टेन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू कि हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह कौन सी लोकेशन में है. यहाँ साइड में लेट्स डू दिया है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं. टेक अ बिग राउंड पोटैटो और अ बॉल, पियर्स अ निटिंग नीडल थ्रू इट. द नीडल रिजेंबल्स द एक्सिस शोन इन अ ग्लोब. यू कैन नाउ मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप एक कोई राउंड शेप का कोई पोटैटो ले लीजिए या एक बॉल ले लीजिए और उसके बीच में एक जो निटिंग निडल होती है, जो सिलाई होती है, उसे उसके बीच में डाल दीजिए. और ये जो सिलाई है वो एक एक्सिस का रोल प्ले करेगी जैसा कि आप ग्लोब में देख सकते हैं. और उसके बाद फिर आप उस पोटैटो को या बॉल को घुमाइए. ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा होममेड ग्लोब बन जाएगा. आगे हम फिर से अपने लेसन पर आ जाते हैं. यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. जैसा कि अभी हमने एक छोटी सी एक्टिविटी में किया, उसके बीच में एक जो फिक्स्ड एक निडल होती है जो एक टिल्टेड मैनर में फिक्स होती है, इसे हम कहते हैं जो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये जो निडल होती है ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल दोनों को के बीच से होती हुई जाती है, उन्हें आपस में अंदर ही अंदर इंटरकनेक्ट करती है. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. तो इस फिक्स पाथ पर या इस फिक्स निडल पर जो हमारा ग्लोब है एक तरफ हल्का सा टिल्टेड है, वो इस निडल के थ्रू घूमता है जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है जैसे हमारी धरती घूमती है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. लेकिन ये आपको ध्यान रखना है जो हमारी धरती के घूमने का जो रोटेशन का जो टाइम है और वो इस ग्लोब को घुमाने के तरीके में अंतर होता है. द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल. जो हमारी जो रियल अर्थ है उसमें ऐसा कोई निडल नहीं है. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस
विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, वो अपने एक इमेजिनरी लाइन पर अपने आप घूमती है, उसके लिए किसी नीडल का यूज़ नहीं किया गया है नेचुरली। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसके अलावा हमने ग्लोब पर एक और इमेजिनरी लाइन देखी होगी जो इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि धरती के बिल्कुल बीच में डाली गई है ये लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपको सिर्फ ग्लोब पर दिखेगी, एक्चुअल आप अगर धरती पर ढूंढने निकले तो आपको उस धरती पर वो लाइन नहीं दिखेगी। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half of is known as the southern hemisphere। तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स हैं धरती के, जिसे कि इक्वेटर से डिवाइड किया गया है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल सर्कुलर शेप में पूरी धरती को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, और इसके थ्रू हम इजीली बता पाते हैं किसी को कि ये पर्टिकुलर प्लेस कौन सी लोकेशन में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है या सदर्न हेमिस्फेयर में है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो इक्वेटर है इसके बाद आप नॉर्थ साइड में और साउथ साइड दोनों ही तरफ आप कुछ लाइंस और देखेंगे, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इन्हें हम डिग्रीज में नापते हैं कि कौन सा किस डिग्री पर लैटिट्यूड कौन सा है, ठीक है ना। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर है उसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। इसे हमने 0 डिग्री पर मार्क किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ के बीच में मार्क किया। उसके बाद जो बढ़ते जाते हैं वहाँ पर हम उनको अलग डिग्री देते जाते हैं। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it was measured 1/4 of 360 degree, for example 90 degree। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। ठीक है, यहाँ से हम जब एग्जैक्ट ऊपर की तरफ जाते हैं 90 डिग्री पे तो उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जब एग्जैक्ट इक्वेटर से हम नीचे की तरफ आते हैं 90 डिग्री पे उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। तो ऐसे ही इन बिटवीन जो हम लाइनें डालते जाते हैं उन्हें 20 डिग्री नॉर्थ पोल या 40 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या 60 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या 80 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसे हम अलग अलग फिर नाम देते चले जाते हैं। एज सच ऑल पैरेलल्स north of the equator are called north latitudes। Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes। तो इसी तरह नॉर्थ पोल से ऊपर जितनी भी लाइनें हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और नॉर्थ इक्वेटर से जितनी भी नीचे की तरफ जितनी भी लाइनें उन्हें हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड है उनकी वैल्यूज़ को या तो हम नॉर्थ में या फिर साउथ के वर्ड में काउंट करते हैं। जनरली दिस इज़ इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर एन और एस वर्ड का यूज़ करते हैं, नॉर्थ के लिए एन और साउथ के लिए एस। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो दोनों ही जो प्लेसेस यहाँ दिए गए हैं, एक तो है चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया में और दूसरा है बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राज़ील में है साउथ अमेरिका में, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेकिन 20 डिग्री लैटिट्यूड बताने के बाद हमें ये नहीं पता लगता कि नॉर्थ वाले लैटिट्यूड में साउथ वाले लैटिट्यूड में, लेकिन जैसा कि हम उसमें देख सकते हैं मैप में, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो जैसा कि उसमें हमने देखा एटलस में, उससे पता लगता है कि जो पहले वाला नाम है चंद्रपुर महाराष्ट्र वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो दूसरे वाला नाम है बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील ये है 20 डिग्री साउथ में। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज़ सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ एन लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज़ सिचुएटेड एट 20 डिग्री एस लैटिट्यूड। तो ये देखने के बाद हम बता सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ में है 20 डिग्री नॉर्थ, और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में स्थित है। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitudes decreases। तो ये एक बात याद रखने लायक है कि जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स की जो सर्कल है वो छोटे होते जाते हैं, जैसा कि हमें जो फिगर है 2.2 में दिखाई दे रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं. डू यू नो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस. तो अपने घर से या अपने एरिया से अगर आपको ये जानना है कि पोल स्टार कहाँ पे है, कौन सा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से लैटिट्यूड में रह रहे हैं. ठीक है, तो चलिए अपने लेसन पर दोबारा वापस आ जाते हैं. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के. बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. अब 3 तो हमने पता ही है इंपॉर्टेंट है. एक तो सेंटर में इक्वेटर आ गया, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल आ गया जो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस. लेकिन इनके अलावा और कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं. फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आप अपनी 2.3 फिगर इसमें देखिए, जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं जो पहली लाइन आती है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है. दूसरा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन सदर्न हेमिस्फेयर. और अगर आप इक्वेटर से नीचे की तरफ देखेंगे जो पहली लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जो 23.5 डिग्री साउथ में है, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में. थर्ड आता है आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. उसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है आर्कटिक सर्कल की, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर से. उसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये साउथ की तरफ जाते हैं और डिग्रीज नॉर्थ और साउथ दोनों में इक्वली ही बढ़ती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के हीट जोन्स कौन कौन से हैं या कैसे हैं. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो साल में एक बार सूरज पूरी तरह से सिर के ऊपर होता है लैटिट्यूड्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साल में एक बार सूरज बिल्कुल एग्जैक्ट सिर के ऊपर आता है. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. और इस वक्त ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा वो हीट रिसीव करता है और इस एरिया को हम टॉरिड जोन के नाम से भी जानते हैं. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड एट एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके अलावा आपको किसी लैटिट्यूड में कभी भी सूरज सीधे सिर की तरफ नज़र नहीं आएगा, उसकी सनरेज कभी भी डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं होंगी. The angles of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. तो जैसे ही जो सूरज की सन रेज होती हैं वो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती है, उनकी लेंथ, उनकी जो लंबाई है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है. As such the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. तो जो एरियाज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, उन सारे एरियाज़ का इसीलिए जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, इसीलिए हम इसे टेम्परेट जोन के नाम से भी जानते हैं. एरियाज़ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक circle and the north pole in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere are very cold. इसी तरह अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं और उसके आसपास का जो एरिया है आर्कटिक सर्कल कहें या फिर हम उसे अंटार्कटिक सर्कल कहें, दोनों में ही बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ हैं और इसलिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में शामिल करते हैं. इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजोन. क्योंकि ये एरियाज इतने ज़्यादा ठंडे इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं वो उतनी ज़्यादा हीट लेकर या इतनी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं पहुँच पाती हैं. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट. तो जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ पर सन रेज पहुँचती हैं वो स्लांटिंग पोजिशन में पहुँचती है और जो उनकी हीट जो होती है वो भी बहुत कम होती है वहाँ पर. दीज आर देयरफॉर और कॉल्ड फ्रिजिड जोन या वेरी कोल्ड जोन. ठीक है ना, इसीलिए हम इससे फ्रिजिड जोन कहते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ बर्फ़ जमी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में काउंट होता है.
लेसन को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ दो फिगर दी गई हैं 2.4a एंड 2.4b, हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। 2.4a, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। यहाँ एक कार्डबोर्ड पर एक टॉर्च लाइट दिखाई गई है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रेज उसकी जा रही है टॉर्च के उस पर, और उसने एक छोटे से एरिया को कवर किया हुआ है उस लाइट ने। नेक्स्ट है हमारी 2.4b, जिसमें टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया। यहाँ पर जो टॉर्च की जो लाइट है उस बोर्ड पर ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, लेकिन क्योंकि वो स्लांटिंग रेज जा रही हैं तो उसकी जो हीट है वो कम है वहाँ पर। चलिए अपनी लेसन पर दोबारा आते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, हमने अभी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। हमने उसमें कई लैटिट्यूड्स भी पढ़े, कौन कौन से मेजर लैटिट्यूड्स हैं अपने अर्थ पर। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। अगर हमें एग्जैक्ट किसी प्लेस की पोजीशन बतानी है तो हमें लैटिट्यूड से कुछ आगे बढ़कर कुछ और ज़्यादा पता होना चाहिए वहाँ के बारे में। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन and Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitude, for example 20 degrees south। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टोंगा आइलैंड और मॉरिटियस आइलैंड दोनों ही साउथ हेमिस्फेयर में आते हैं दोनों ही, लेकिन जो टोंगा आइलैंड है वो पैसिफिक ओशन में है और जो मॉरिटियस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में है। तो हमें इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता लगेगी? इसका मतलब अगर हम सिर्फ लैटिट्यूड्स को देखें तो हमें पता लग गया कि साउथ हेमिस्फेयर में है, लेकिन साउथ हेमिस्फेयर में तो उनकी जगह अलग अलग है ना, वो हम कैसे पता करें? नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रेशियसली we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। तो जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक लाइन जाती है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। उस लाइन के कौन सी पोजीशन या कौन सा प्लेस ईस्ट में आता है और कौन सा प्लेस वेस्ट में आता है, इससे हम उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। These lines of references are called the meridian of longitudes। तो इन्हें हम कहते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं आगे। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था, डिग्रीज में ही पढ़ा था हमने लैटिट्यूड्स को भी। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी काउंटिंग भी डिग्रीज में ही होती है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। तो और हर डिग्री को फिर आगे हम मिनट्स में और आगे मिनट्स को फिर सेकंड में डिवाइड करते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडीली poleward until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। तो ये जो मेरिडियंस हैं ये सेमी सर्कल लाइंस हैं जो कि अर्थ के बीच में थोड़ी सी, जिनके बीच में गैप है, लेकिन जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, तो इनका इनका जो गैप है वो पोल्स की तरफ जाते जाते कम होता जाता है, और लास्ट में जब ये बिल्कुल पोल के एंड में पहुंच जाती है तो इनका वहाँ पर ये 0 डिग्री पर पहुँच जाती है, वहाँ पर सारी मेरिडियन आपस में मिल जाती हैं। Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length। जैसे कि हमने देखा कि जो latitudes थे उन सब का जो लेंथ थी वो अलग अलग थी, लेकिन जो ये longitudes हैं इन सब की लेंथ इक्वल है सभी की आपस में। Thus it was difficult to number the meridians। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत भी होती है इनको meridians को नाम देने के लिए। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो ये सोचने के लिए कि हम पहली एक जो लॉन्गिट्यूड है उस कहाँ से उसकी शुरुआत करें, क्योंकि अगर हमने एक नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक सारी लाइनें डाल दी तो हम किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड मानेंगे, तो सब आपस में पैरेलल है, सब बराबर हैं। तो इसके लिए पूरी जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक एरिया को डिसाइड कर लिया, ग्रीनविच, जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर, तो उसको उन्होंने एक लोकेशन काउंट कर लिया और वहाँ से इन्होंने हमने जो है मेरिडियंस लेना शुरू किए हैं। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसके बाद हम ईस्ट या वेस्ट काउंट करते जाते हैं। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो इसे हम एक सेंटर लाइन मानकर, या इसको हमने जिसे प्राइम मेरिडियन नाम दिया है, इसे हम एक सेंटर लाइन मानकर 180 डिग्री ईस्टवर्ड या 180 डिग्री वेस्टवर्ड की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जो 180 डिग्री
मेरिडियन है वो और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों मिलकर अर्थ को जो है वो दो इक्वल हाफ्स में या डिवाइड कर देते हैं। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जैसे हम पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर बोलते थे, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। और जैसे हमने वहाँ पर एन और एस वर्ड का यूज़ किया था, यहाँ पर हम ई और डब्ल्यू वर्ड का यूज़ करते हैं, ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही सेम लाइन पर हैं। Now look at the grid of the parallels of the latitude and the meridians of longitudes on the globe. Figure 2.6. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitudes and longitude. अब आप यहाँ पे एक 2.6 फिगर दी गई है, उसे ध्यान से देखिए। उसमें आपको दिखाया गया है पूरा ग्रिड सिस्टम, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स किस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं, और ऐसे में आप किसी भी प्लेस का लोकेशन इजीली बता सकते हैं अगर आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता है तो। फॉर एग्जाम्पल, Dhubri in Assam is situated at 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, धुबरी आसाम में कहाँ पर है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो कहाँ पर लोकेट होगा। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर। अब देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, जो हमने बताई हैं ऊपर ना। दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। वो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर धुबरी आपको मिलेगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वेडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। इसे हम अच्छी तरह से पढ़ने के लिए एक पेपर पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि फिगर 2.7 में दिया गया है। लेबल द वर्टिकल रोज एंड द नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स। Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. तो ये जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लें तो इसमें जो रोज वर्टिकल दी गई हैं उन्हें आप नंबर्स दे दीजिए, और जो लाइंस हॉरिजॉन्टल दी गई हैं उन्हें आप लेटर्स से मार्क कर दीजिए, और बीच में कहीं कहीं रैंडमली सर्कल डाल दीजिए। नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज ए बी सी डी एंड ई। और आप इन जो सर्कल जो आपने डाले जहाँ पर ये लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर आप इन्हें ए बी सी डी ई के नाम से पॉइंट कर दीजिए। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। तो इन्हें आप वैसे सोच लीजिए कि जो एक ये वर्टिकल लाइन है आप इसे मान लीजिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे मान लीजिए आप नॉर्थ लैटिट्यूड्स। Now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude। तो अब आप देख लीजिए कि जो A दिया गया है आपने, जहाँ पर A पॉइंट डाला है आपने, सर्कल डाला है, वो कहाँ पर है, B डिग्री नॉर्थ पर और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये इस तरह से पढ़ने से आपको इजीली किसी भी लोकेशन के बारे में, किसी भी प्लेस की लोकेशन के बारे में इजीली पता लग जाएगा। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। और इसी तरह से आप जो बाकी सर्कल आपने डाले हैं उनके लोकेशन भी पता कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का जो क्या कनेक्शन है वो हम आगे पढ़ते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो जो सबसे अच्छा तरीका है टाइम के बारे में पता करने का वो है मूवमेंट, जो हमारे अर्थ का मूवमेंट, मून का और प्लैनेट का मूवमेंट। ठीक है। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि डेली सन राइज होता है, डेली सन सेट होता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है पूरी दुनिया में वक्त को बताने का। लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो जो एक लोकल टाइम बताने का जो तरीका होता है वो सनरेज़ के अकॉर्डिंग होता है कि कब सनरेज़ की जो शैडो होती है वो किस तरह से, मतलब जो सनरेज़ है वो किस तरह से शैडो क्रिएट करती हैं, जो कि शॉर्टेस्ट होती है नून में और जो लॉन्गेस्ट होती हैं सनरेज़ वो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर होती हैं।
Now, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जो प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच में है, वहाँ पर जब सन रेज जो एक हाईएस्ट पॉइंट पर होती हैं आसमान में, तो उस वक्त जो मेरिडियन का एरिया है वहाँ पर या तो मतलब वहाँ पर हर जगह मिड डे होता है या हम उसे कहेंगे नून होता है. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will behind it. तो जब जैसे अर्थ जो रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जो ग्रीनविच का टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे कि फिगर 2.8 में पूरा ये दिया हुआ है इन्होंने पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के सामने आते हैं वो ग्रीनविच के टाइम को फॉलो करते हैं और जो उसके पीछे आते हैं वो उसे हम कहते हैं वो ग्रीनविच के टाइम के पीछे चल रहे हैं. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो नीचे दिए गए रेट के अकॉर्डिंग हम टाइम को वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी जो 360 डिग्री पर हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर जाती है 24 आवर्स में, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. तो हम इसको ये मानेंगे कि हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो 15 डिग्री हो गया 1 आवर में और 1 डिग्री हुआ 4 मिनट्स में. Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 multiplied by 4 equal to 60 minutes. For example, 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM. ठीक है, तो इसको हम आगे काउंट करके देखते हैं. जैसे कि 12 नून अगर हम मान लिया ग्रीनविच में 12 बजे दिन के, ठीक है, तो उस टाइम को हम कैसे काउंट करेंगे. तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में हम जब जाएंगे तो उसको 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 60 मिनट्स आ गया, यानी कि 1 घंटा आगे ग्रीनविच से. तो वहाँ पर अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच में तो उसके साथ का जो ईस्ट में टाइम होगा वो होगा 1 PM, यानी कि 1 घंटा आगे. बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, लेकिन अगर हम उसके वेस्ट में चलें तो ग्रीनविच के, वो तो हमने ईस्ट का टाइम बता दिया कि ईस्ट का टाइम ग्रीनविच से 1 घंटा आगे चलेगा. लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ आएँ तो द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर. तो वही फार्मूला इस पर भी लागू होगा कि वहाँ 1 घंटा पहले था तो यहाँ 1 घंटा बाद में होगा. तो वहाँ अगर 12 बजे हुए तो यहाँ इसका मतलब 11 बजे होंगे. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी 11 AM. ठीक है ना, तो जैसे मैंने बताया वहाँ पर 11 AM होंगे इस वक्त. सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच. और अगर हम ऐसे देखें 180 डिग्री पर तो वहाँ पर ग्रीनविच में रात के 12 बजे होंगे उस वक्त. एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड एट टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky, for example when it is midday. तो हर जगह जब सन रेज बिल्कुल एग्जैक्ट सिर के ऊपर होती है तो वहाँ पर सब जगह घड़ी एडजस्ट कर ली जाती है कि ये दिन के 12 बजे का टाइम है. The time shown by such a watch will give the local time for that place. तो जो इस तरह से घड़ी एडजस्ट की जाती है वो उस जगह का जो लोकल टाइम है वो हमें बताती हैं. यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैव द सेम लोकल टाइम. तो जो एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जितने भी उस मेरिडियन में रहने वाले प्लेसेस हैं उसका जो लोकल टाइम है वो हमेशा सेम ही काउंट किया जाता है. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम. लेकिन फिर हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, एक ऐसा वक्त हमें क्यों बताया जाता है जो सब पूरे एक एरिया में स्टैंडर्ड टाइम आना जाए. पढ़ते हैं इसके बारे में. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफ़र. तो जितने भी एक लोकल टाइम होते हैं वो डिफरेंट मेरिडियंस में डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स. तो ये हमारे लिए एक जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत टफ हो जाता है. अगर मान लो हम किसी एक ट्रेन का टाइम बता रहे हैं तो वो ट्रेन बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हुए जाती है तो उसका टाइम चेंज होता जाएगा हर लॉन्गिट्यूड में, क्योंकि टाइम चेंज होता है. अगर हम लोकल टाइम लेकर चलेंगे तो उसका तो हर स्टेशन पर जाके लोकल टाइम चेंज हो जाएगा. तो हम कैसे बताएंगे कि ये ट्रेन किस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी. तो इस चीज़ की या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं. इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो जैसे हम देखते हैं कि इंडिया का ही अगर हम एग्जांपल ले तो जो द्वारका है जो गुजरात में है उसके लोकल टाइम में और जो डिब्रूगढ़ आसाम में है उसके लोकल टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है.
It is therefore necessary to adopt the local time of some सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसलिए हमें एक कंट्री के जो टाइम को सेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ता है, ताकि हम ट्रेन की या फ्लाइट्स की या बसेस की जो एक्चुअल जो वो टाइम है बता सके, कब वो अराइव होंगी, कब वो चलेंगी। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जो इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट है उसे हम एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलते हैं। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country। और इस यहाँ से हम जो टाइम लेते हैं उसे हम पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर या मानकर चलते हैं। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। इसे हम या तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं या तो हम इसे IST के नाम से जानते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। जो कबीर है वो भोपाल में एक छोटे से टाउन में रहता है। He tells his friend आलोक that they will not be able to sleep tonight। तो अपने फ्रेंड को बताता है कि आज रात को तो हम ठीक से सो ही नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए वो? A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London। तो जो एक डे नाइट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो होना था वो लंदन के 2 बजे शुरू हुआ लंदन में। This means that the match would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night। तो वो इंडिया के टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 7:30 शुरू हुआ, जबकि लंदन में वो 2 PM शुरू हुआ, शाम के 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन वो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर शाम को 7:30 बजे शुरू हुआ और उसे ख़त्म होते होते आधी रात हो गई समझ लो। डू यू नो वट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो अब आप एक बार इसको देखिए और बताइए कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम का जो डिफरेंस है बीच में वो कितने घंटे का आया, ठीक है ना। इंडिया लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो जो इंडिया लोकेटेड है वो ग्रीनविच से ईस्ट में है 82 डिग्री 30 में। तो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5 hours 30 minutes आगे चल रहा है, ठीक है ना। GMT से ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो हमारा है उससे हमारा 5 घंटे 30 मिनट अलग चलता है वो टाइम, ठीक है। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो जो हमारा टाइम होगा वो यहाँ पर 7:30 होगा जब लंदन में 2 PM होगा। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कई सारे लॉन्गिट्यूड्स में आती हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े देश हैं, जो जिन देशों में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं तो उन कंट्रीज़ के बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, वो किसी एक स्टैंडर्ड टाइम को लेकर नहीं चलती। फॉर एग्जांपल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। जैसे अगर हम रशिया का एक एग्जांपल लेते हैं तो उस देश में कम से कम 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं अपनी अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। तो जो हमारी जो अर्थ है उसे हम 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं 1 hour एक टाइम जोन के हिसाब से, ठीक है ना। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो एक टाइम जोन है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। और इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।